नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। 3 अहम खबरों पर अब बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस पर चर्चा करेंगे और इसके अलावा बात मुंबई की भी करेंगे, क्योंकि वहां पर लगातार एनसीबी की जो कार्रवाई है वो जारी है और अब अर्जुन रामपाल पर भी एनसीबी का शिकंजा जो है वो कसता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा बात करेंगे प्रदूषण की, क्योंकि एनजीटी ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में इस बार की दिवाली जो है वो बिल्कुल शांत रहने वाली है। पटाखे चलाने की पर जो है बैन लगा दिया गया है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से अनुच्छेद 370 के मसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। महबूबा ने यह कहा है कि आज घाटी में युवाओं के पास नौकरी नहीं है, इसलिए उनके सामने हथियार उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। आज आतंकी कैंप में भर्तियां बढ़ने लगी हैं और महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद राजनीतिक जंग भी तेज हो गई है। पीडीपी नेता ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की जमीन को बेचना चाहती है। आज बाहर से आकर के लोग यहां पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। बता दें कि महबूबा मुफ्ती इन दिनों जम्मू के दौरे पर हैं और वहां उन्होंने पार्टी नेताओं के अलावा समाज के अन्य तबकों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। किया जा रहा है कि हम जैसे लोग जो वहाँ लोग रहते हैं उनका रहना भी मुश्किल हो गया है। इतनी मिलिटेंसी बढ़ गई है इनके वक्त में। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है। आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो एक आवाज थी तमाम आवाजों को बंद कर दिया है। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है जेल जाने से, क्योंकि बात नहीं करने देते आप किसी को। जम्मू के लोगों का दम घुट रहा है जिस तरह कश्मीर के लोगों का दम घुट रहा है। फटने को आए हैं। मैं सुनती रही हूँ पिछले 5 दिनों से। यहाँ के मुसलमानों की बात नहीं, मैं यहाँ के हिंदू की बात कर रही हूँ। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से ये भाषण जो ये बयान अब सामने आया है महबूबा मुफ्ती का, इस पर कहीं ना कहीं सियासत जो है वो तो तेज होगी ही होगी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर में लोगों का दम घुट रहा है, इस बारे में कितनी सच्चाई? जी देखिए, दम घुट रहा है सिर्फ पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का, क्योंकि जब भी ये बात करती हैं पाकिस्तान की बोली बोलती रही हैं। आज जब 370 जम्मू कश्मीर से हट गया है, उसके बाद से लगातार ये नजरबंद रही है और नजरबंद जैसे ही इनसे नजरबंदी हटी है तब से ये केंद्र सरकार के ऊपर लगातार हमले कर रही हैं। हालांकि इन्होंने तिरंगे को लेकर जिस तरह से बयान दिया था जी कश्मीर घाटी में, उसके बाद लगातार जम्मू में इसका विरोध देखने को मिला। हालांकि जरूरी नहीं है कि किसी पार्टी ने विरोध किया हो, आम जन ने भी जो है महबूबा मुफ्ती का इस मुद्दे को लेकर विरोध किया था। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि महबूबा मुफ्ती आज जिस तरह से पिछले 4-5 दिन से जम्मू के अंदर हैं, तो यहां पर आकर वो इस चीज को अपना चुनावी कार्ड जो है वो खेलना चाहती है। यहाँ के लोगों की सिंपैथी जो है वो गेन करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कहा जाए हमेशा से ही जम्मू वर्सेस कश्मीर होता रहा है। वही वजह है कि अब जो महबूबा मुफ्ती है वो अब बाकी अलायंस के साथ मिलकर जो गुपकार डिक्लेरेशन है उसको लेकर बातचीत कर रही है और यहाँ के लोगों से जिस तरह से मिली है, कहा है यहाँ युवाओं के पास जिस तरह कश्मीर घाटी के अंदर नौकरी नहीं है तो वो बंदूक नहीं उठाएंगे तो और क्या करेंगे। ऐसे ही बयानों की वजह से कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद जो है वो बढ़ा है। अगर नेता ऐसे बयानबाजी का समर्थन करेंगे तो डेफिनेट है आतंकवाद बढ़ेगा। वहीं उन्होंने आज डोगरा संस्कृति को बचाने की बातें कही हैं। जब ये सत्ता में थे तब कहां थी डोगरा संस्कृति, तब जम्मू वर्सेस कश्मीर होता रहा है और जम्मू के साथ हमेशा से ही भेदभाव जो है वो होता रहा है। और कहीं ना कहीं आज जिस तरह से कहा जाए कि 370 को हटे हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, उस दौरान बीच में कोरोना काल जो है वो शुरू हो गया और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से यहाँ 1.5 लाख फैमिली जो है वो रेफ्यूजी जो
पिछले 70 सालों से मांग कर रहे थे जम्मू कश्मीर का नागरिक होने की, उनको नागरिकता नहीं मिल पा रही थी। वाल्मीकि समाज इनको 1952 में यहाँ पर लाया गया था, जब महामारी फैली थी तो ये कहा गया था कि आपको हकूक मिलेंगे यहाँ जम्मू कश्मीर के, वो रोते रहे। हालांकि जो गोरखा समाज है वो भी उनको भी यही यहाँ लाया गया था, उनको भी राइट्स नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं अब केंद्र सरकार ने उनके लिए ये पहल की है, अब उनको उनके राइट्स मिले हैं। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि जो केंद्र सरकार है, जिस तरह से उसने कहा था कि 370 हटने के बाद यहाँ पर तरक्की की राहें खुलेंगी, नौकरियां निकलेंगी। हालांकि उस दौरान जो है उस दिशा की ओर जो है वो कदम जरूर चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे ही जो कहा जाए कि जो केंद्र सरकार की पहल है वो धीरे धीरे अपना असर दिखा रही है। बिल्कुल बिल्कुल उसी की ये बौखलाहट है जो पीडीपी नेता जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है, पूर्व सीएम भी रह चुकी हैं, लेकिन इस तरीके के जो विवादित बयान है वो लगातार देती रही हैं। तमाम जानकारी देने के लिए रविंद्र बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से ये विवादित बयान दिया है कि अब जो युवाओं के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है कि वो हथियार उठाएं। इस पर कहीं ना कहीं राजनीति तेज होने शुरू हो गई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन केस में अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर पर भी एनसीबी ने रेड मारी है और रामपाल के मुंबई के बांद्रा स्थित घर पर एनसीबी के अफसर रेड मारने के लिए पहुंचे। आज सुबह अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी अफसर पहुंचे थे और सूत्रों के मुताबिक रामपाल के घर एनसीबी ने तलाशी ली है। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन जो है वो सामने निकल करके आया था। इसके बाद एनसीबी ने फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन पर जो है छापा मारना शुरू कर दिया और जांच जो है वो शुरू कर दी और बात को परत दर परत खोलना शुरू किया गया है। पिछले महीने रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के भाई को ड्रग्स केस में एनसीबी ने गिरफ्तार भी किया था और वहीं अभिनेत्री दीपिका की मैनेजर करिश्मा को एनसीबी की तरफ से समन भेजा गया है और मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके पहले रविवार को एनसीबी ने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला के घर रेड मारी थी। खबर है कि फिरोज के घर से एनसीबी को कुछ ड्रग्स भी बरामद हुई और इस रेड के समय नाडियावाला अपने घर पर मौजूद नहीं थे। हालांकि उसके बाद उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें भी समन भेजा गया। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है? लगातार जो नए चेहरे हैं, नए नए नाम जो हैं इस मामले में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार एनसीबी की जो कार्रवाई है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। एनसीबी ने आज जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्रीज में छापेमारी की है, अर्जुन रामपाल के घर और दफ्तर पर छापेमारी हुई है। उनके ड्राइवर को एनसीबी ने अपनी गिरफ्त में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बताएं कि कल जहां फिल्म प्रोड्यूसर के घर पर छापेमारी हुई थी, बड़ी संख्या में ड्रग्स बरामद हुए थे। उसके बाद आज एनसीबी ने जिस तरीके से जाल बिछाया और पहले उनके दफ्तर पर छापेमारी की, उसके बाद उनके घर पर छापेमारी की जहां पर वो नहीं थे और उनके ड्राइवर को पूछताछ के लिए एनसीबी अपनी कस्टडी में लिया है। जानकारी है कि जो ड्रग्स पैडलर पिछले 2 दिन में पकड़े गए थे, जो ड्रग्स उनके पास से बरामद हुई थी, उन लोगों के स्टेटमेंट के बाद एनसीबी की कार्रवाई की गई है। जी जितेंद्र। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कार्रवाई की गई है तो क्या कुछ हाथ लगा है एनसीबी के? क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि अर्जुन रामपाल के घर से भी कुछ इस तरीके की सामग्री जो है वो बरामद की गई हो? हितेंद्र, आधिकारिक तौर पर एनसीबी ने अभी पुष्टि नहीं किया है कि रामपाल के यहाँ से क्या कुछ सामग्री, क्या ड्रग्स कितनी संख्या में बरामद हुई है, लेकिन जिस तरीके से उनके ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ड्रग्स पैडलरों से कई ऐसे सबूत और दस्तावेज जो है मिले हैं और इसी आधार पर एनसीबी ने उनके दफ्तर में छापेमारी की, उसके बाद घर पर छापेमारी की। देखना ये होगा कि एनसीबी इस मामले में क्या कोई प्रेस नोट जारी करती है और क्या कुछ इनके घर से बरामद हुआ है ड्रग्स, क्या ड्राइवर क्या कुछ स्टेटमेंट देता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी बिल्कुल मुरारी, कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है। नए नए नाम जो है वो इसमें शामिल होते जा रहे हैं, चाहे वो फिरोज नाडियावाला हो या फिर दीपिका पादुकोण की जो मैनेजर है करिश्मा, उनको भी समन जो है वो भेजा गया है। हालांकि इस बीच फिरोज की जो पत्नी है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है एनसीबी की तरफ से। जी, लगातार 2 बार उन्हें सम्मन जारी किया गया था। एनसीबी के सामने करिश्मा प्रकाश को पहुंचना था, जो दीपिका पादुकोण की मैनेजर थी, क्योंकि उनके मोबाइल सेल फोन से काफी
ऐसे केस मिले थे जिसके बाद एनसीपी ने इस पूरे मामले में अपनी दबिश बढ़ा दी थी और इसी कड़ी में जहां उन्हें सम्मन जारी किया गया था, वहीं नरियाल को भी, जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिनकी धर्मपत्नी को शबाना जो गिरफ्तार हुई है, उनसे भी इनके तार को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके की छापेमारी हुई है, इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि एनसीबी पूरी तरह से बॉलीवुड में फैले उन तमाम ड्रग्स के एंगलों को जो है कि जोड़ना चाहती है और उन तमाम गुनहगारों को अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है। जी, क्या अर्जुन रामपाल को भी समन भेजा गया है? जी, अर्जुन रामपाल को सम्मन भेजा गया है। वो अभी एनसीबी के सम्मन का कोई जवाब नहीं दिए हैं। एनसीबी ने उन्हें बाकायदा जो उनके घर पर सम्मन भेजा है। देखना ही होगा कि क्या उनके सम्मन के बाद वो पहुंचते हैं, एनसीबी के सामने अपना पक्ष रखते हैं, या फिर जिस तरीके से प्रोड्यूसर और जो नरियाल इस समय फरार चल रहे हैं, क्या रामपाल भी एनसीबी के सामने नहीं हाजिर होंगे? इन तमाम बिंदुओं पर भी निगाहें टिकी हुई है। जी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? अर्जुन रामपाल इस वक्त हैं कहाँ? क्या मुंबई में है या मुंबई से कहीं बाहर है? देखिए, एनसीबी ने कुछ साफ नहीं किया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अर्जुन रामपाल इस समय मुंबई में ही है। पिछले 2-1 महीनों से वो अपने फिल्म को लेकर के लगातार मीटिंग कर रहे थे, आना जाना था। मुंबई के बांद्रा इलाके की बात करें तो वहां भी उन्हें 2 से 4 दिन पहले देखा गया था। अब ऐसे में एनसीबी ने उन्हें सम्मन दिया है। देखना ही होगा कि एनसीबी के सामने वो कब पहुंचते हैं और क्या कुछ स्टेटमेंट देते हैं। उससे भी ज्यादा हितेंद्र अर्जुन रामपाल का जो ड्राइवर है वो एनसीबी की गिरफ्त में आ चुका है और एनसीबी उससे जानना चाहती है कि क्या अर्जुन रामपाल ड्रग्स लेते थे, क्या ड्रग्स की पार्टियों में जाया करते थे, क्या वो नशे की हालत में घर पर आया करते थे। ऐसे तमाम सवालों को एनसीबी उनके ड्राइवर से पूछ रही है। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन जिस तरीके से ये जो समन भेजा गया है अर्जुन रामपाल को, तो क्या कुछ तारीख दी गई है कब उन्हें पेश होना है एनसीबी के सामने? देखिए, उन्हें एनसीबी के सामने आज ही पेश होना था। अगर वो आज पेश नहीं होते हैं तो कल उन्हें 11 बजे तक एनसीबी कार्यालय में पेश होना होगा। जी बिल्कुल मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से एनसीबी की कार्रवाई जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है और जितने भी तमाम बड़े चेहरे हैं जो भी ड्रग्स मामले में कहीं ना कहीं जिनका कोई संबंध जो है वो नजर आता है, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है, समन भेजा जा रहा है एनसीबी की तरफ से और गिरफ्तारियां भी लगातार की जा रही हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका को लेकर के दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एनजीटी ने एक आदेश में यह कहा है कि जिन शहरों में प्रदूषण कम है वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। एनजीटी के इस आदेश के साथ ही गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू हो गया है। हरियाणा सरकार ने 2 घंटे पटाखे जलाने की छूट दी थी, जिसके बाद से कंफ्यूजन की स्थिति है कि यह छूट गुड़गांव में मिलेगी या फिर नहीं। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक के लिए सभी पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही पटाखों पर बैन का ऐलान कर दिया था और अब तक दिल्ली समेत आधे राज्यों ने खुद ही पटाखों पर बैन लगाने का ऐलान किया है। और बता दें कि एनजीटी का पटाखों पर लगाया गया प्रतिबंध देश के हर उस शहर और कस्बे पर लागू होगा जहां नवंबर के महीने में वायु गुणवत्ता खराब या फिर उससे ऊपर की श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं मुंबई में पटाखे जलाने पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ 14 नवंबर को 2 घंटे के लिए छूट दी गई है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से बैन लगाने का ऐलान एनजीटी ने कर दिया है, तो अब सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि ब्लैक में या फिर कहीं ना कहीं अवैध रूप से जो पटाखे हैं उनकी बिक्री भी होगी और अवैध रूप से पटाखे जलाने का काम भी किया जाएगा, तो ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई करने की तैयारी सरकार की तरफ से? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने और एनजीटी ने कहीं ना कहीं जो ऐलान किया है, यानी कि 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ग्रीन लेवल के पटाखे बंद कर दिए गए, यानी कि उन पर बैन लगा दिया गया। यहाँ तक कि बेचने पर भी पाबंदी है और खरीदने पर भी पाबंदी है। अगर कोई व्यक्ति ग्रीन लेवल के पटाखे या फिर रेड लेवल के पटाखे अगर जलाता है तो कहीं ना कहीं उसको भी जुर्माना देना होगा। मगर एक चीज समझनी होगी कि दिवाली का त्योहार बिगैर पटाखे कैसे मनता है, ये समझ नहीं आया, क्योंकि जनता को भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ तक कि जो दुकानदारों ने ग्रीन लेवल के पटाखे लेकर यानी कि अपनी दुकानों में स्टॉक भरकर बेचने की तैयारी कर रखी थी, यहाँ तक कि उन्होंने लाइसेंस लिए थे। लाइसेंस लेने के बावजूद भी अब चंद दिनों के बाद ही एकदम उनको लाइसेंस के लिए मना कर दिया गया, कहा गया कि ग्रीन लेवल के जो पटाखे हैं वो बेचे नहीं जा सकते, उनको रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत है। वहीं बात करें जैसे व्यापारी की, व्यापारी कहीं ना कहीं नाराज है दिल्ली सरकार से, क्योंकि अगर एनजीटी चाहती तो शायद ये लाइसेंस पहले नहीं दिए जाते। मगर जब लाइसेंस दे दिए तो उसके एकदम जस्ट 2-3 दिनों के बाद ही ये नया बड़ा ऐलान कर दिया गया कि ग्रीन लेवल के पटाखे नहीं बिकेंगे और उनको रोका जाएगा। तो अब वो परेशान है, क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए का सामान खरीद लिया, लाखों रुपए के आतिशबाजी खरीद ली, लाखों रुपए का कहीं ना कहीं जो उधार लिया वो कहीं ना कहीं उनका डूबता नजर आ रहा है। क्योंकि कोरोना काल के अंदर वैसे ही उनके पैसे डूबे हुए थे, कहीं ना कहीं घर बैठ के खाना पड़ रहा था, तो कहीं ना दिक्कतें जरूर थी। मगर उनकी जो आस थी अब कि दिवाली के चलते कहीं ना कहीं वो कुछ आतिशबाजी बेच के या सामान बेच के वो कहीं ना कहीं कमा सकते हैं, तो मगर अब उनकी उम्मीदें भी टूट चुकी नजर आ रही हैं और दिल्ली सरकार से खासे नाराज भी नजर आ रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार को सोचना होगा, क्या इस तरीके के पॉल्यूशन यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम पर क्या ग्रीन लेवल के पटाखों पर ही क्या अंकुश लगाया जाएगा या फिर पराली पर भी, क्योंकि पराली निरंतर जलती चली जा रही है तो पॉल्यूशन स्तर बढ़ता चला जा रहा है। वहीं बात करें जिस तरीके के ग्रीन लेवल के पटाखों पर रोक लगाई है, ये कितना कारगर होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लेकिन राजीव तिवारी, बड़ा सवाल यही है कि जिन लोगों ने लाखों रुपए का सामान खरीदा है बेचने के लिए, कमाई करने के लिए, क्योंकि त्योहार का सीजन है और यही वक्त होता है कि ज्यादा कमाई की जा सकती है, क्योंकि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन ऐसे में अब अवैध रूप से कहीं ना कहीं ये पटाखे बेचे जाएंगे जिनका इतने दिनों से भंडारण करने की कोशिश जो है वो की गई है, और कहीं ना कहीं अवैध रूप से अगर इस तरीके से पटाखे बेचे जाते हैं तो पटाखे चलाए भी जाएंगे। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार के पास क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से एनजीटी और दिल्ली सरकार ने कोशिश जरूर की और कोशिश के साथ साथ ये भी कहा है, अगर कोई व्यक्ति ग्रीन लेवल के पटाखे या रेड लेवल के पटाखे बेचता है या फिर कोई यूज करता है, यूज का मतलब जलाता है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। अब वो जुर्माना कितना होगा और मोनिटराइज किस तरीके से किया जाएगा ये जरूर देखना होगा। मगर हाँ, एक चीज स्पष्ट है इसके अंदर, क्योंकि जितने भी व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं इस बात पे अड़े हुए हैं कि हम चोरी छुपे हमें बेचने पड़े, क्यों, तो ताकि हम बेचेंगे जरूर, और खरीदने वालों की भी कमी नहीं है। क्योंकि अगर कोई इस पटाखा अगर 10 रुपए का बिकता है तो कहीं ना कहीं उसको 100 रुपए का भी खरीदने को लिए मजबूर है, क्योंकि उसको अपने बच्चों को मनाना है, बच्चों के लिए ही दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर देखना होगा क्या जो सरकार की जो मुहिम है यानी कि ग्रीन लेवल के पटाखों को रोकने के साथ साथ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की, मगर वो लगता नहीं है कि दिवाली पर क्या आतिशबाजी नहीं होगी। अगर आतिशबाजी होती है तो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा और दिल्ली सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसके अंदर। लेकिन इसके अलावा जो पटाखा व्यापारी है उनको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए सरकार ने क्या कुछ उन्हें राहत देने के लिए कोई घोषणा की है या फिर सिर्फ और सिर्फ पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है?
देखिए बिल्कुल बता दें, अगर सरकार व्यापारियों के बारे में सोचती तो कहीं ना कहीं उनके मुआवजे के लिए सोचती, क्योंकि हर बार पराली के लेकर भी किसानों का भी जो मुआवजा बनता है वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। अगर पराली बिल्कुल खरीदी जाए तो कहीं ना कहीं जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से पराली को लेकर के किसानों को कहा जाता है कि पराली मत जलाइएगा, किसानों को सहयोग करने की बात सरकार की तरफ से कही जाती है, लेकिन सहयोग नहीं होता। उसी की वजह से मजबूरी में किसान पराली जलाता है। और यही स्थिति कहीं ना कहीं अब व्यापारियों की भी देखने की होगी कि उनको किस तरीके से राहत दी जाती। देखिए बिल्कुल सही कहा। अगर बात करें पराली की और किसानों को मुआवजा मिले तो कहीं ना कहीं वो पराली नहीं जलाएंगे। मगर बात करें व्यापारियों की अगर आतिशबाजी नहीं बिकेंगी तो उन आतिशबाजी का करेंगे क्या वो? यानी कि जो ग्रीन लेवल के पटाखे हैं वो घर में रख नहीं सकते, गोदाम में रख नहीं सकते, क्योंकि एक भी चिंगारी लगी तो कहीं ना कहीं आतिशबाजी सारी ढेर हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो लाखों का रुपए का माल है वो कैसे कह सकते उनका पानी में चला जाएगा और कहीं ना कहीं जो उनका मुआवजा बनता है वो उन तक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अभी कोई भी ऐसा मुआवजा तय नहीं किया है कि जिससे व्यापारियों को जो नुकसान होना है वो उसकी भरपाई हो सके। मगर कहीं ना कहीं व्यापारी नाराज है, शायद वो चोरी छुपे बेचने के लिए भी मजबूर होगा, क्योंकि घर में अगर त्योहार मनाना है तो कहीं ना कहीं उसका जो पैसे का इन्वेस्ट किया है वो पैसा कहीं ना किसी तरीके से उसे निकालना होगा वापस, और शायद वो 2 नंबर के तरीके से बेचने के लिए मजबूर होगा। जी बिल्कुल राजीव, और इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली एनसीआर में तो पटाखे पर प्रतिबंध लगा ही है, लेकिन उसके अलावा कौन कौन से ऐसे बड़े शहर या फिर प्रदेश जहां पर पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी रहने वाली है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर बिल्कुल पाबंदी रहेगी। दिल्ली सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। दिल्ली सरकार चाहती है कि ग्रीन लेवल के पटाखे भी यहाँ दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर नहीं बेचे जाए। मगर बात करें नोएडा की तो नोएडा के अंदर भी यही स्थिति है। गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव के अंदर भी अभी यही स्थिति है। हरियाणा के अंदर भी रोक लगाई हुई है। तो तमाम राज्यों के अंदर कोशिश यही की जा रही है जहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का स्तर बना हुआ है, यानी कि पंजाब, यूपी हुआ, गुड़गांव हुआ, यानी कि कह सकते हरियाणा हुआ, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से वायु प्रदूषण की जो स्थिति है वो गंभीर होती हुई नजर आ रही है, और उसी को लेकर के एनजीटी ने यह बड़ा फैसला लिया है कि इस बार 30 नवंबर तक अब पटाखे कहीं भी नहीं जलाए जाएंगे। जहां पर वायु की जो स्थिति है वो खराब बनी हुई है, वायु प्रदूषण जिन शहरों में बढ़ रहा है या फिर जिन राज्यों में बढ़ रहा है वहां पर भी यह फैसला उसी तरह से लागू होगा जैसे दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली सरकार ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि इस बार दिवाली जो है वो खास तरीके से मनाई जाएगी, लेकिन इस बार चलिए इसी भी शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह बयान, गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। गन्ने का भाव 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने इस बात की घोषणा की है, गन्ने का भाव अब 350 प्रति क्विंटल के हिसाब से कर दिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गन्ने का यह भाव देश में सबसे ज्यादा है। सीएम मनोहर लाल ने इस बात की घोषणा की है, किसानों की मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 10 रुपए की बढ़ोतरी गन्ने के दाम में की गई है। 350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अब गन्ना जो है वो हरियाणा में खरीदा जाएगा, और ये दाम जो है वो देश भर में सबसे ज्यादा गन्ने के वो हरियाणा में दिए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहीं ना कहीं ये जो तोहफा है वो हरियाणा के किसानों को 10 रुपए क्विंटल के हिसाब से गन्ने के भाव को बढ़ा करके दिया है। दिवाली से पहले इसको किसानों के लिए एक तोहफा ही समझा जाएगा। 10 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने के दाम में बढ़ोतरी की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। गन्ने का भाव 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने इस बात की जानकारी दी है। 340 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर के 350 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम हरियाणा में कर दिया गया है। किसानों की यह मांग थी और इस बार समय से पहले ही बिल चला दिए गए हैं, लेकिन किसान ये मांग कर रहे थे कि गन्ने के दामों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। पहले हर साल बढ़ोतरी हुआ करती थी, लेकिन अब कई सालों से बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी और इसको लेकर के किसानों में नाराजगी भी थी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।